नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 10 जून को आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ज्यों ही दिल्ली पहुंचते हैं तो बात उठने लगती है कि क्या अब योगी जी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या सीएम का चेहरा बदलने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? क्या केंद्र में विस्तार होगा मंत्रिमंडल का? इन सबों के बीच जो खबरें चली कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या अपनी सरकार को बचा पाएंगे, या फिर ये भी खबरें उड़ी कि मोदी और योगी में ठन गई है, दोनों में समरूपता नहीं है, एकरूपता नहीं है। अब दोनों में मतभेद हो गया है, दोनों में मतांतर आ गया है। ऐसी अफवाहें एक से बढ़कर एक। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई कि योगी आदित्यनाथ क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, इस तरह की खबरें। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि कैसे लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग, ये टूलकिट गैंग, ये खबर के साथ खेलते हैं और उस खबर को खेलते हुए कैसे आम जनता के बीच में ये परोसते हैं और ये भ्रम पैदा करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैं मानता हूं, जो मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है राज्य स्तर पे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, हो सकता है कि केंद्र स्तर पे भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, लेकिन यह कतई नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनसे इस्तीफा लिया जाए, इस्तीफा देने के लिए उन पे दबाव डाला जाए, मजबूर किया जाए। जिस तरह के काम काज रहे हैं कोरोना काल में, आपने गौर किया होगा, आपने याद रखा होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि आदित्य योगी नाथ जी के पिताजी का जब देहांत हुआ कोरोना के वजह से, तो वह अपने अंतिम संस्कार में नहीं गए, पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, वो स्वयं के पिता के। तो यह अपने आप में एक संदेश था प्रदेश की जनता को, प्रदेश के जो मेडिकल जो वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी, स्वास्थ्य से जो रिलेटेड हैं, पुलिस के लिए भी संदेश था कि आप जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कोई अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहा है और इस दरमियान वह प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुए वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं। तो यह भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दंगाइयों के साथ पूरे बर्बरता से और बड़े प्यार से पेश आते हैं। जो दंगाइयों की जो लिस्ट निकली, जिनके फोटो छपे शाहीन बाग के प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने की कोशिश की गई, उन लोगों की कार्रवाई हुई, तो कैसे ये जिहादी गैंग, जिहादी जमात, जो जिहादी युवक हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार वाले योगी के पास आकर क्षमा याचना कर रहे थे। यह सब हमने देखा है। कैसे अपराधी तत्व को, विकास दुबे को या अन्य लोग हैं, या जिस तरह से मामला को हैंडल किया है मुख्तार अंसारी वाले में, तो योगी सरकार की जो निष्ठा है, कर्मठता है और लोगों के बीच जो विश्वसनीयता है, इसके अलावे जो उन्होंने कानून बनाए हैं लफ्ज़ जिहाद पे, वह भी प्रशंसनीय है, वंदनीय है, जो कि अभी तक अन्य राज्य ने ऐसा किया नहीं था। तो इस तरह के कार्य को देखते हुए बीजेपी स्वयं हिम्मत नहीं करेगी कि आदित्यनाथ योगी सरकार को, उनको उनके सीएम के पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए। तो अब सवाल उठता है कि वो गए क्यों थे? क्योंकि ऐसी खबरें आई कि कुछ संगठनात्मक तालमेल नहीं है, और ये सही बात है। आदित्यनाथ
की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, और बीजेपी संगठन के बीच संगठनात्मक जो तालमेल है उसमें कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए जो ड्रॉबैक है वह भी आवश्यक है चुनावी मौसम के मद्देनजर। और दूसरी बात मैं समझता हूं कि आप चाहे कितना भी बड़ा नेता हों, राज्य के सीएम ही क्यों न बन जाएं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी उंगली पकड़ के आपको चलना ही होगा। और यही पार्टी की शक्ति होती है कि शीर्ष नेतृत्व आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप कार्य कीजिए लेकिन कंट्रोल में भी रहिए। और यही खूबी बीजेपी की है। नहीं तो आप कांग्रेस की हालत राजस्थान में देखिए, कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेतृत्व का कोई कंट्रोल नहीं है। और वही समस्या इनको पंजाब में है, और वही समस्या इनको उत्तर प्रदेश में भी है। तो यह डिफरेंस देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों वो गए दिल्ली। वो दिल्ली इसलिए नहीं गए कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था, वो दिल्ली इसलिए नहीं गए कि वह अपना पक्ष रखने जा रहे थे, और वो दिल्ली इसलिए भी नहीं जा रहे थे कि वो अपनी सरकार बचाने के फिराक में थे योगी जी। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं अपने देखने वाले से कहना चाहूँगा कि योगी सरकार अभी हैं और आगे भी रहेंगे, और यकीन मानिए अगले विधानसभा चुनाव के लिए वह सीएम का चेहरा बीजेपी के तरफ से रहने वाले हैं। और आप विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए भी देखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ के साथ मुलाकात के मायने क्या है। 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान वो अमित शाह जी से मिलते हैं 10 जून को, उसके अलावा 11 जून को मोदी जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, और दोपहर में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जी से होती है। इस मुलाकात के मायने क्या है। सत्ता के गलियारे में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के भी चर्चा रही कि क्या विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग टुकड़े किए जाएंगे, 4 अलग अलग हिस्सों में बांटे जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से योगी जी की जो मुलाकात है, इसके बाद यह माना जा रहा कि प्रदेश का विभाजन हो सकता है। इसके लिए जो प्रस्ताव है, सबसे पहले आपको राज्य स्तर पे सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। राज्य, किसी भी राज्य के विभाजन का उसके हिस्से, अलग अलग हिस्से में करने के लिए पहले राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है केंद्र को, और केंद्र इस पे अब निर्णय लेकर के फिर वह सदन में रखती है। फिर अंत में राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगने से यह पारित होता है, और मुहर लगने के बाद ही पूरा मामला, ऐसा कहें कि राज्य के बंटवारे का जो प्रस्ताव रहता है वो मान्य होता है। तो संभवतः राष्ट्रपति जी को इस बात से अवगत कराया गया होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है अब आने वाले समय में। चूंकि मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि उत्तराखंड और तेलंगाना के गठन का उदाहरण हम सबके सामने है कि चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले इसका गठन हुआ। गौर करने लायक बात यह भी है कि यदि ऐसा होता है तो इससे बीजेपी को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को इससे फायदा क्या होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि योगी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वी यूपी से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इसी इलाके से बनारस के सांसद के रूप में
आते हैं, उनका उस बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हो सकता है जब यह पूर्वांचल बने उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, तो बनारस जो काशी है इसको राजधानी बनाया जाए, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले मोदी से 80 मिनट की बात होती है, अमित शाह से भी लगभग 1 घंटे से ऊपर की बात होती है, मोदी जी से उनके आवास पर अकेले मुलाकात होती है। और इस मुलाकात को आप शिष्टाचार वाले भेंट मुलाकात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात के भी कई मायने होते हैं राजनीति में। और शिष्टाचार की मुलाकात यदि मान भी लिया जाए तो 80 मिनट का मुलाकात कतई नहीं हो सकता है, सिर्फ शिष्टाचार के दृष्टिकोण से। हो न हो कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट योगी जी ने अवश्य तैयार कर रखा होगा। यदि यूपी का विभाजन कर लिया जाए तो इसका पॉलिटिकल माइलेज, उसका लाभ बीजेपी को कितना और किस रूप और स्वरूप में होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में यह किस तरह से देखा जा सकता है, यह आप बखूबी समझ रहे हैं। इतनी लंबी मीटिंग 80 मिनट का, कुछ न कुछ तो खास है, कुछ न कुछ तो विशेष है, तभी इतनी लंबी मीटिंग, इतने लंबे समय तक घंटों घंटों मीटिंग हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि इस तरह की बातें, इस तरह की सरगर्मियां चुनावी मौसम में अक्सर देखने को मिलता है। आप सभी याद करें कि मायावती जब उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, 2007 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजी आनन फानन में कि प्रदेश का विभाजन किया जाए, क्योंकि मायावती का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उत्तर प्रदेश में, वह आपका वेस्ट यूपी है, पश्चिमी इलाका उत्तर प्रदेश का है। वेस्ट यूपी से मायावती स्वयं आती है, खुद भी वहीं से आती है, वह गौतम बुद्ध नगर इलाके से आती है। पैतृक गांव भी मायावती का इसी इलाके से है। इसलिए वो चाहती रही हमेशा कि यूपी का विभाजन हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं चाहा यूपी का विभाजन हो। और इसलिए 2011 में जब सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, और चूंकि मायावती के शासनकाल में केंद्र के पास यूपी विभाजन के लिए प्रस्ताव 2011 में भेज दिया गया होता है, उसको अहमियत नहीं दी गई। 1 साल बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है और इसको ठंडे बस्ते में रखा गया। अखिलेश की सरकार ने भी इस पर कोई यूपी के विभाजन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और चूंकि केंद्र में यूपीए की सरकार भी सरकार बचाने के जुगत में थी, सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त, वैसे भी समाजवादी पार्टी जानती है कि उसकी यूपी में हैसियत अभी क्या है। पश्चिमी यूपी से आगे जब बदायूं, मैनपुरी, एटा, संभल इस इलाके की तरफ बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं रह जाता है। यदि यूपी के 4 टुकड़े किए जाते हैं, यूपी का 4 अलग अलग हिस्से में विभाजन किया जाता है, तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी बहुत ही मुश्किल से मध्य उत्तर प्रदेश वाला इलाका, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है, वेस्ट यूपी में सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी सफल हो भी जाए, इसमें थोड़ा नहीं ज़्यादा डाउट है। बीजेपी का मानना है कि यदि यूपी के 4 हिस्से होते हैं तो कम से कम 3 अलग अलग हिस्से में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। तो क्या इसी वजह से ऐसा कुछ बातचीत हुई है? तो इसी वजह से लगता है कि कुछ तो आधार रहा होगा इस बातचीत में, चूंकि चुनावी मौसम भी है और परिस्थितियां भी ऐसी हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति से
इसी संबंध में बात किया गया हो, अवगत कराया गया हो। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि यूपी जैसे इतने बड़े राज्य का चुनाव से ठीक 6 महीना पहले ऐसे प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना भी कम ही लगती है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।